हेलो स्टूडेंट्स, O2S अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है डी रॉ सीरीज़, दैट इज़ अ डेली रिवाइज एंड वर्क। तो जैसा कि आप जानते हैं कि HAS की जो नोटिफिकेशन है वो निकल चुकी है और इसका जो एग्ज़ाम है सितंबर के मंथ में कभी भी आ सकता है। तो उसके रिवीजन के लिए हमने इस सीरीज़ को लॉन्च किया है। इस सीरीज़ के अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि जून 2021 से लेकर जून 2022 तक के करंट अफेयर्स हैं। तो पिछले क्लास के अंदर हमने आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट लेक्चर जो है उसको कवर किया था। आज हम आर्ट एंड कल्चर के कुछ और करंट अफेयर्स करेंगे और ऐसे ही 2-3 लेक्चर्स के अंदर या फिर 3-4 लेक्चर्स के अंदर आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए रिवाइज करने के लिए तो आप हमारी O2S अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको HPAS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 के नाम से एक कोर्स मिलेगा। इस कोर्स के अंदर आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं वो मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HAS एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स को भी लॉन्च किया है, तो आप जाकर उसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से, जो कि रिलेटेड है अग्निकंड करनन थय्यम के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डांस फेस्टिवल है वो कौन से रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो केरला वाले रीजन में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पर ही परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है कलियट्टम फेस्टिवल। अगर मैं थय्यम के बारे में बात करूं तो इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के डांस फॉर्म्स आते हैं जो कि ज़्यादातर मेल्स द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा डांस फेस्टिवल है जो कि फीमेल्स परफॉर्म करती हैं। उसका नाम आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि देवकोठू थय्यम। वो एक पर्टिकुलर टेम्पल में ही परफॉर्म किया जाता है। किस में किया जाता है? थेकुम्बद कुलोम टेम्पल के अंदर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाजुराहो डांस फेस्टिवल के बारे में। तो रिसेंटली 48th खाजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो अभी कंडक्ट करवाया गया था। सबसे पहली बात तो कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको कंडक्ट करवाया गया। किसने कंडक्ट करवाया? तो MP के कुछ डिपार्टमेंट्स थे, जैसे कि कल्चर डिपार्टमेंट हो गया, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया, उनके साथ मिलकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस डांस फेस्टिवल को परफॉर्म करवाया। इस डांस फेस्टिवल के अंदर लोगों ने, यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग जो डांस के फॉर्म्स हैं उनको परफॉर्म किया। ये जो डांस फेस्टिवल यहाँ पे करवाया जाता है, यहाँ पे हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में दिखाया जाता है। तो एक तरह से हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस डांस फेस्टिवल को कंडक्ट करवाया जाता है। अगर मैं खाजुराहो टेम्पल्स के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल्स लोकेटेड हैं। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आते हैं। अगर मैं बात करूँ कि कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया, तो चंडेल डायनेस्टी ने 950 से लेके 1000 CE के बीच में इन टेम्पल्स को बनाया था। ये टेम्पल्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं अपने, इनके ऊपर जो इरोटिक स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए हैं उस चीज़ों के लिए फेमस हैं। एक और चीज़ जो आपने यहाँ पर याद रखनी है कि खाजुराहो टेम्पल्स के अंदर हिंदू टेम्पल्स के अलावा जैन टेम्पल्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने 2 जियोलॉजिकल साइट्स को आइडेंटिफाई किया है। वो 2 जियोलॉजिकल साइट्स कहाँ पर लोकेटेड है? सबसे पहली तो है हिमाचल प्रदेश की, जिसको हम बोल रहे हैं शिवालिक फॉसिल पार्क। दूसरी है सिक्किम के अंदर, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक के द्वारा बनी गई है, जिसका नाम है स्ट्रोमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन ऑफ बक्सा फॉर्मेशन। तो ये एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अलग अलग रॉक्स बने हुए हैं। इन दोनों साइट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमारी कंट्री के अंदर टोटल 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हो गई हैं। अगर मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं तो ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में बनाया गया था, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बनाया गया था, और अभी रिसेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कोलकाता के अंदर लोकेटेड है। एक तरह से जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स है उससे हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ के अंदर जितनी भी रॉक्स वगैरह हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो वहाँ से हमें अपनी अर्थ का एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माधवपुर मेला के बारे में। तो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस मेले को इनॉग्रेट किया था। 5 दिन के लिए इस मेले को मनाया जाता है, वो भी माधवपुर विलेज में मनाया जाता है जो कि पोरबंदर गुजरात के अंदर लाई करता है।
ऐसा माना जाता है कि ये मेला इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो भगवान कृष्ण हैं उनकी रुक्मणी के साथ शादी हुई थी, माधवपुर के अंदर ही हुई थी। और इस माधवपुर मेले का जो एसोसिएशन है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी है, क्योंकि जो रुक्मणी है, ऐसा माना जाता है कि जो रुक्मणी के फादर है वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पल 360 पोर्टल के बारे में। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं उन्होंने इस टेम्पल 360 पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के अंदर, ये एक डिजिटल पोर्टल है जिसके अंदर जो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी टेम्पल्स हैं, जैसे 4 धाम के अंदर जितने भी टेम्पल्स वगैरह आते हैं या फिर 12 के 12 ज्योतिर्लिंग्स हो गए, इनके अंदर जो लाइव आरतियां चलती हैं तो वो सारी की सारी इस पोर्टल पे जो भक्त हैं वो देख सकते हैं। तो इसीलिए इस टेम्पल 360 पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगौर फेस्टिवल के बारे में। सबसे पहली बात तो कौन से रीजन में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ये जो गंगौर फेस्टिवल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इस फेस्टिवल को इसीलिए मनाया जाता है कि क्योंकि इस फेस्टिवल के अंदर माता पार्वती जी की पूजा की जाती है, और स्पेशली ये फेस्टिवल अनमैरिड वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अच्छा वर पाने के लिए गंगौर फेस्टिवल के अंदर जो अनमैरिड वुमेन है वो यहाँ पर माता पार्वती को पूजा करती हैं। अगर मैं मैरिड फीमेल्स की बात करूँ तो वो अपने एक तरह से अच्छी हेल्थ के लिए अपनी फैमिली की इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेस एनक के बारे में। तो ये एक ऐसी जगह है जो कि अफगानिस्तान, काबुल के अंदर लोकेटेड है। ये एक बुद्धिस्ट साइट है, एक मेजर बुद्धिस्ट सेटलमेंट है जहां पर बुद्धा के अलग अलग स्टैच्यूज देखने को मिले। तो रिसेंटली जो तालिबान रिजीम है उन्होंने इस साइट को प्रोटेक्ट करने की बात करी है। अदरवाइज ऐसा माना जाता है कि इस साइट के अंदर, ये जो बहुत बड़ी बुद्धिस्ट सेटलमेंट है, इसके अंदर जो कॉपर के बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि यहाँ से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाए या फिर इस बुद्धिस्ट सेटलमेंट साइट को प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 के बारे में। तो ये जो महोत्सव है, हमारी इंडिया का जो कल्चर और ट्रेडिशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस महोत्सव को मनाया जाता है। 2015 से जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इस महोत्सव को मनाती आ रही है। रिसेंटली अभी जो ये महोत्सव चल रहा है वो आंध्र प्रदेश के अंदर चल रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांझी आर्ट के बारे में। तो सांझी आर्ट एक ऐसी आर्ट है जो कि स्टेंसिल्स द्वारा परफॉर्म करी जाती है। आपको पता ही होगा कि ऐसे कुछ स्टेंसिल्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ कट्स बने होते हैं और फिर उन कट्स के अंदर कुछ पेंट वगैरह किया जाता है जिससे कि उसके जो नीचे वाला पेपर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो आर्ट फॉर्म है वो प्रिंट हो जाती है। तो ये आर्ट फॉर्म जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा वाले रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो राधा जी हैं उन्होंने कृष्ण की एक तरह से अटेंशन पाने के लिए अपने आसपास वाली दीवारों को सांझी आर्ट से पेंट कर दिया था। तो आपने याद रखना है कि मथुरा वाले रीजन में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेड फोर्ट पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है। 10 दिन के लिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस फेस्टिवल के अंदर हमारे इंडिया का जितना भी कल्चर है उस चीज़ को शोकेस किया जाता है, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं इस फेस्टिवल को आकर अटेंड करें और हमारी कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण हब्बा के बारे में। तो जो कर्नाटका का नाबार्ड का रीजनल ऑफिस है उन्होंने इस ग्रामीण हब्बा को कंडक्ट करवाया। इस फेस्टिवल के अंदर या फिर इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो क्राफ्ट्स पर्सन हैं और जो आर्टिसंस हैं वो यहाँ पर आकर अपना जो टैलेंट है, एक तरह से जो भी वो हाथों से अपनी चीज़ें बनाते हैं उन सब चीज़ों को शोकेस करते हैं और लोग आके खरीदते हैं। तो एक तरह से जो उनकी आर्टिस्टिक थिंग्स है उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, उसकी वजह से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्योंकि नाबार्ड ने इस फेस्टिवल को या फिर इस प्लेटफॉर्म को कंडक्ट करवाया था, तो एक बार नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड की सबसे पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक को या फिर इस नाबार्ड को एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था जो कि 1981 में इनैक्ट किया गया था। दैट मीन्स जो नाबार्ड है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब जो नाबार्ड है वो किस चीज़ के लिए काम करता है, तो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर उनकी डेवलपमेंट करने के लिए या फिर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको फाइनेंस करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंडरेथान टेम्पल के बारे में। तो रिसेंटली जो चिनार कॉर्प्स हैं उन्होंने इस पंडरेथान टेम्पल को प्रोटेक्ट करने में वो आगे आए हैं। तो अगर मैं इस पंडरेथान टेम्पल की बात करूं तो सबसे पहली बात तो वो श्रीनगर बदामी बाग के अंदर ये टेम्पल जो है वो लोकेटेड है। अब इस टेम्पल को 8th सेंचुरी के अंदर एक मिनिस्टर ने बनाया था जिनका नाम है मेरू।
ये जो मिनिस्टर हैं वो एक किंग के मिनिस्टर थे जिनका नाम है किंग पार्था। तो ये कश्मीर के एक राजा थे जिनके मिनिस्टर ने इस पंडिरथान टेम्पल को बनाया था। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे इस पूरे पंडिरथान वाले रीजन में आग लग गई थी, लेकिन सिर्फ एक ये टेम्पल ही है जो बचा था। तो इस टेम्पल को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा जो डिस्ट्रॉयड चीज़ें हैं उनको ठीक करने के लिए जो चिनार कॉर्प्स हैं वो आगे आए हैं, तो इसीलिए ये टेम्पल जो है वो न्यूज़ में था। एक और चीज़ याद रखनी है कि इस टेम्पल के अंदर लॉर्ड शिवा, ये टेम्पल जो है वो बेसिकली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, वो झेलम रिवर के तट पर लोकेटेड है। ये दो और चीज़ें आपने इस टेम्पल के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं झरोका प्रोग्राम के बारे में। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑल ओवर द इंडिया अलग अलग लोकेशंस पे कंडक्ट करवाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाते हैं। अभी रिसेंटली ये भोपाल के मध्य प्रदेश का एक रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया था। इस झरोका प्रोग्राम के अंदर भी हमारे इंडिया का जो बहुत ज़्यादा फेमस कल्चर है उसको शोकेस किया जाएगा, और यहाँ पर आकर एक तरह से उनकी जो आर्टिसंस हैं उनकी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, या फिर उन्होंने जो भी अपने हाथों से चीज़ें बनाई है वो एक तरह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैलाने के लिए इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम नोएडा के अंदर एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। अब इसके नाम से ये आपको क्लियर है कि हमारे इंडिया की जो रिच हेरिटेज है उसके रिगार्डिंग ये इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इस इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोर्सेज बच्चों को ऑफर किए जाएंगे, जैसे पीएचडी कोर्सेज हो गया है ना, अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर बच्चों को दिए जाएंगे ताकि उन कोर्सेज के अंदर जो बच्चे हैं वो रिसर्च भी कर सकें और एक तरह से जो हमारी कंट्री की रिच हेरिटेज है वो भी प्रोटेक्ट हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुर्गा पूजा के बारे में। तो रिसेंटली जो दुर्गा पूजा है उसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूं यूनेस्को के बारे में तो ये तो आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। अब इन्होंने एक इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स की एक लिस्ट बनाई हुई है। इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि ऐसी आर्ट फॉर्म्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे टेम्पल्स को तो हम टच कर सकते हैं, है ना, लेकिन फॉर एग्जांपल रामलीला है तो रामलीला एक ऐसा परफॉर्मेंस वगैरह होती है जिसके अंदर तो उस चीज़ों को हम टच तो नहीं कर सकते, है ना, बस उसको फील किया जा सकता है और उसको देखा जा सकता है, तो उन सारी चीज़ों को हम इंटेंजिबल कहते हैं। इन द सेम वे रिसेंटली उन्होंने दुर्गा पूजा को भी इंटेंजिबल की कल्चरल लिस्ट के अंदर डाला है। इससे पहले हमारी इंडिया के अंदर टोटल 13 ऐसी साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आती हैं। ये सारी की सारी जो साइट्स है वो आपने याद रखनी है। अगर मैं दुर्गा पूजा के बारे में बात करूं तो अश्विन मंथ के अंदर 10 दिन के लिए यहाँ पे दुर्गा माता को पूजा जाता है। स्पेशली ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ये जो फेस्टिवल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर 3 ऐसी चीज़ों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो एक बार बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। सबसे पहली बात तो कारूपुर कलमकारी पेंटिंग को मिला है। तो अगर मैं इस पेंटिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पर पेन को यूज़ किया जाता है और यहाँ पर जो नेचुरल कलर्स हैं उसको यूज़ किया जाता है। एक पर्टिकुलर फैब्रिक के ऊपर इस पेंटिंग को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर जो क्लोथ के ऊपर पेंटिंग करी जाती है वो टेम्पल्स के अंदर, वॉल्स के अंदर अलग अलग जगहों पर यूज़ होती हैं और इस पेंटिंग के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही बनाई जाती हैं, जैसे कि पीकॉक हो गया, ठीक है, ऐसी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं कि ये जो पेंटिंग है वो तमिलनाडु वाले रीजन में फेमस है और वहाँ पर ही उनको जीआई टैग मिला है। दूसरी चीज़ है कला कुरीची वुड कार्विंग्स के बारे में। तो ये एक ऐसी वुड कार्विंग है जिसके अंदर पर्टिकुलर डीटीज़ को बनाया जाता है। ये भी तमिलनाडु वाले रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस है और रिसेंटली इसको भी जीआई टैग मिला है। और तीसरी कन्याकुमारी के क्लोव्स। तो रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर जो कन्याकुमारी है वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप के अलग ही फ्रेग्रेंस के जो क्लोव्स हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो क्योंकि ये इसी जगह पे फेमस हैं और एक पर्टिकुलर सॉयल पर ही ये उगते हैं, वेस्टर्न घाट के अंदर जो ब्लैक सॉयल है उन पे इस क्लोव्स को उगाया जाता है। तो यहाँ के ये फेमस हैं इसीलिए इनको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा है वहाँ पे यमुना डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज लाई करता है जिसका नाम है सिंधाई विलेज।
इस विलेज के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने एक्सकेवेशंस करी और इन्होंने फाइंड आउट किया कि 4th सेंचुरी से लेके 9th सेंचुरी तक यहाँ पर ब्रिक्स देखने को मिली है। ब्रिक्स देखने को मिली है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई रहता होगा और रहने के लिए कोई ना कोई सिविलाइजेशन होनी चाहिए। तो इन्होंने देखा कि ये जो विलेज है वो एक तरह से सरस्वती रिवर के बैंक पर लाई करता था, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक रिवर ज़रूर फ्लो करती होगी, दैट इज़ सरस्वती रिवर। तो यहाँ पे जो ब्रिक्स मिली है वो अलग अलग पीरियड से रिलेटेड है, जैसे गुप्ता पीरियड हो गया 4th और 9th सेंचुरी के अंदर जो गुप्ता पीरियड है, और भी जितनी भी डायनेस्टीज़ वगैरह हैं वहाँ की ब्रिक्स इनको देखने को मिली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक रिक्लाइनिंग बुद्धा को एक स्टैचू है बहुत बड़ा, जो कि यहाँ पर बुद्धा जी हैं जो वो राइट साइड पर लेटे हुए हैं। इस स्टैचू को बोध गया बिहार के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। इस मिशन को कौन परफॉर्म कर रहा है या फिर कौन इसको पूरा करने में काम कर रहा है, दैट इज़ इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल। अब ये जो रिक्लाइनिंग बुद्धा है इनके बारे में आपने ये याद रखना है कि ये चीज़ डिपिक्ट करता है कि जो बुद्धा जी हैं वो बर्थ और डेथ के साइकिल से एक तरह से रिलीज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको कभी भी एनलाइटनमेंट हो सकती हैं, ये जो रिक्लाइनिंग बुद्धा है ये सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ऐसे ही वो अलग अलग जगह पे एक्सकेवेशंस करते रहते हैं। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ईटा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज लाइक करता है, दैट इज़ बिलसार विलेज। इस विलेज के अंदर इन्होंने देखा कि गुप्ता पीरियड की यहाँ पर अलग अलग जो पिलर्स हैं वो देखने को मिले हैं। इस पिलर के ऊपर उन्होंने एक राजा का इंस्क्रिप्शन भी देखा है, दैट इज़ कुमारगुप्त वन जो है गुप्ता डायनेस्टी के, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर शंख लिपि में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो गुप्ता पीरियड है उनके 2 टेम्पल्स अभी तक फाइंड आउट किए गए हैं, दैट इज़ दशावतार टेम्पल जो दियोगढ़ में लोकेटेड है, और ऐसे ही एक भीतरगांव टेम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीवा ट्राइब और उनके वंचुवा फेस्टिवल के बारे में। सबसे पहली बात तो ये जो ट्राइब है वो कहाँ पर रहती है, दैट इज़ असम, मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर वाले रीजन में ये जो ट्राइब है वो रहते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाने जाते हैं, दैट इज़ झूम कल्टीवेशन, जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। बड़ी बड़ी जो झाड़ियाँ होती हैं उनको पहले बर्न कर दिया जाता है, फिर वहाँ पर अलग अलग क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, और जब भी इनकी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती है, गुड हार्वेस्टिंग होती है, उस टाइम पे ये इस फेस्टिवल को, दैट इज़ वंचुआ फेस्टिवल को परफॉर्म करते हैं, एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल के अंदर अलग अलग डांस फॉर्म्स को परफॉर्म किया जाता है, तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मधुर फ्लोर मैट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो वेस्ट बंगाल की 2 लेडीज़ को यहाँ पर नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया गया, और ये जो अवार्ड है वो इन पर्टिकुलर फ्लोर मैट्स के लिए दिया गया। अगर मैं इन फ्लोर मैट्स की बात करूं तो यहाँ पर प्लांट के जो राइजोम होते हैं, प्लांट में जो बेसिकली उसकी रूट्स होते हैं, वहाँ पे अलग अलग जो फाइबर्स हैं वो देखने को मिलती हैं। उन फाइबर से इन मैट्स को वीव किया जाता है, और इसीलिए वेस्ट बंगाल वाले रीजन में बेसिकली वहाँ के ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और वहाँ पे इनको जीआई टैग भी मिला था 2018 के अंदर। तो मधुर फ्लोर मैट्स के बारे में आपने याद रखना है कि वेस्ट बंगाल वाले रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरनमुला बोट रेस के बारे में। तो केरला में एक पर्टिकुलर रीजन है जिसको हम अरनमुला कहते हैं, वहाँ पर इस बोट रेस को कंडक्ट करवाया जाता है। उस विलेज के जितने भी मेन होते हैं वो यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करते हैं और बोट रेस एक तरह से करते हैं। ये जो बोट रेस है एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पर ही होती है, दैट इज़ ओनम फेस्टिवल पर होती है। तो ये जो रेस है वो एक पर्टिकुलर हिंदू टेम्पल को डेडिकेटेड है, जिसके अंदर भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ दिखाया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक के जितने भी आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के बचे हुए जो आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स हैं वो भी कवर करेंगे, और इसके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।